नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रहेंगे। 2021 के बाद ये पहला उनका दौरा होगा। हालांकि रशिया के शासनाध्यक्ष पहली बार आए हों या फिर व्यापक तैयारी की गई हो, ऐसा नहीं है। समय की जरूरत के हिसाब से कई बार आए। 1971 का जब युद्ध पाकिस्तान के साथ चल रहा था तो हमारे एक मजबूत दीवार की तरह हमारे साथ में समुद्र से लेकर के और जमीन पे ऐसा दोस्त जिसने अपनी भूमिका अदा की, और मैं कहूंगा कि सम्मान और भरोसे की ये दोस्ती आज भी कायम है। पुतिन और मोदी इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह दौरा काफी मायने रखता है। वजह है ट्रंप की नाराजगी, रसिया से जो फ्यूल हम ले रहे हैं, और आज भारत को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश रसिया है। यानी कि हम लगभग बड़ी मात्रा में उनसे फ्यूल लेते हैं, कच्चा तेल लेते हैं, और यही ट्रंप को नागवार गुजर रहा है। तर्क दे रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस को मजबूती मिल रही है, भारत जब उनसे तेल खरीद रहा है। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, हथियार। आज भी अगर हम बात करें तो भारत में 37% वेपन्स की सप्लाई, खासकर राइफल्स, वो रसिया से हमारे जवानों के पास में है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं और कई देशों का एक्सपीरियंस है, विदेश मामलों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। कर्नल राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। पुतिन साहब अगर यही दौरा 22 या 23 में करते तो क्या इतने व्यापक मायने होते हैं जो आज दुनिया निकाल रही है? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो विजिट है पुतिन साहब का, ये सिर्फ बायलैटरल कंसल्टेशन समिट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे रिलेशंस में। क्योंकि जब से यूक्रेन का वार शुरू हुआ है तब से पुतिन साहब विदेशों के दौरे बिल्कुल करीब करीब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बार उन्होंने चाइना का दौरा किया था और ये दूसरा दौरा भारत का होगा। तो ये दिखाता है कि हमारी जो संबंध है वो कितने प्रगाढ़ हैं, कि वो अंदर जो उनके देश में युद्ध चल रहा है उसके बावजूद वो समय निकाल के भारत आ रहे हैं। और ये इस प्रगाढ़ता को और मजबूत करेगा। जो हमारी प्रगाढ़ता पिछले 70 साल में रही है रसिया के साथ, उसको और ज्यादा बल देगा और इसको मजबूत करेगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी हमें संकट का सामना करना पड़ा, चाहे वो 71 का वार हो, चाहे यूएन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे हों, यहाँ तक कि रसिया ने जो है, या पहले सोवियत यूनियन ने अपना एक वीटो भी इसके लिए उपयोग किया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त का आने की बात है। तीसरी चीज, रसिया ने जो है हमें डिफेंस इक्विपमेंट बेचा ही नहीं है, बल्कि उसका को प्रोडक्शन किया है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और किसी तरह की कंडीशंस हमारे ऊपर नहीं डाली हैं। जब भी अमेरिका कोई हथियार बेचता है या कोई चीज देता है तो वो टेक्नोलॉजी भी नहीं देता और उसके अलावा कई तरह की कंडीशंस और लगा देता है, जबकि रसिया ने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई। हमारे ब्रह्मोस का को प्रोडक्शन किया गया और उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह से वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो हमारे यहाँ को प्रोडक्शन किए गए हैं पहले भी और आगे भी किए जाएंगे। और अभी आपने देखा एक नया समझौता कल साइन किया गया है, वो है स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, सॉरी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसके अंदर ये फैसिलिटी दी जाएगी कि जितने भी हमारे जो आर्मी नेवल बेसेज हैं, वहां पर जो है वो रसिया इमरजेंसी में आ सकता है। अगर उनको रिफ्यूलिंग की या किसी
चीज की जरूरत होती है वो काम में ले सकता है। इसी तरह से हम भी रसिया के जो बेसेज हैं वहां पे उनके बेसेज को रिफ्यूलिंग या लॉजिस्टिक काम में ले सकते हैं। और रसिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत को हमेशा प्रदान की है। कई बार ऐसे केसेज हुए हैं कि हम रसिया से थोड़ा दूर हटके अमेरिका की तरफ पड़े हैं, उसके बावजूद रसिया ने किसी तरह की नाराजगी नहीं व्यक्त की। यही कहा कि ये भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से अपने देश के हितों को ध्यान में रख के निर्णय ले रहा है और हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये बड़ा कि रसिया और हमारे संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। और ये जो विजिट है वो सिर्फ हमारे बायलैटरल रिलेशंस का नहीं है, पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इससे अफेक्ट होगी। आप देखिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है वो इस विजिट को ज्यादा क्लोजली वॉच करेंगे बजाय हम देखें। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट करेगा योगेंद्र जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि भरोसे और सम्मान का ये प्रगाढ़ एक संबंध है जिसे पीढ़ियां आगे बढ़ाती जा रही हैं। मैं राजेंद्र सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। Su-57 लड़ाकू विमान 2018 में भी हमें ऑफर हुआ था, लेकिन यह कहकर के हमने खारिज कर दिया था कि टेक्निकल इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन वापस से हम इस ओर जा रहे हैं। Su-400 जो डिफेंस का हमारे रडार सिस्टम को और मजबूत करता है, उसकी मिसाइलें खरीदने की बात तो ऑपरेशन सिंदूर में हम देख चुके हैं उसका जलवा। और Su-500 की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये भी चर्चा है कि वो टेक्नोलॉजी हमें शिफ्ट करेंगे और 2026-27 तक कंप्लीट वो हमें आपूर्ति भी कर देंगे। तो कितनी हमारी बैकबोन और मजबूत होगी इस दौरे से, क्योंकि भारत एक ऐसा पहला मुल्क होगा जब अमेरिका और रूस दोनों के साथ में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट सिग्नेचर करेगा। हम उनके नेवल बेसेज को काम ले सकते हैं, वो हमारे ले सकेंगे। ये समझौता हमारे साथ अमेरिका के साथ में भी है और अब रूस के साथ भी हम करने जा रहे हैं, जिसकी सहमति रूस की संसद ने दे भी दी है। तो क्या मानना है कि इस दौरे से अगर हम डिफेंस व्यू से देखें तो कितनी मजबूती मिलेगी? क्या हमारे संबंधों पे और असर होगा? टेक्नोलॉजी को लेकर हम और कितनी मजबूती और जिसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है? जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, अभी सर ने, जो गौरीशंकर सर ने काफी कुछ इसके ऊपर ऑलरेडी प्रकाश डाला है कि हमारा कैसे हमारी जो राजनयिक इससे संबंध है, चाहे स्ट्रेटेजिक है, चाहे रक्षा संबंधी हमारे जो संबंध है रशिया के साथ में, वो टाइम टेस्टेड है। आज से नहीं, जब से हमारा 1947 ऑनवर्ड से आप देख रहे हैं हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं, एक जैसे रहे हैं, कभी भी किसी दबाव में हमारे संबंधों पे असर नहीं पड़ा है। अब रही बात जो आपका क्वेश्चन था कि जो वेपनरी के बारे में, आप देखिए, मैं एक सैनिक होने के नाते आपको बताऊं कि हमारे जो वेपन है, हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी अभी तक रशिया के ऊपर ही रही है और वो हर फील्ड में रही है, चाहे वो हमारी गन हो, चाहे टैंक्स हो। आज भी देखिए हमारे सारे टैंक्स रशियन मेड है, कंप्लीट, जो अपग्रेड होते रहे हैं, नए वर्जन आते रहे हैं। टैंक्स की अभी जो लेटेस्ट आप जिसकी बात करें Su-400 और 500, तो हमारा शायद ऐसा सरकार का इरादा रहेगा कि हम S-400 की बजाय S-500 भी रशिया हमें दे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम सब देख चुके हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस है उसका महत्व कितना है। अभी जो जमीनी युद्ध के बजाय सारा युद्ध जो आप देख रहे हैं ड्रोन और मिसाइल्स उनके माध्यम से लड़ा जा रहा है, तो एयर डिफेंस सबसे मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए इंडिया जरूर, हमारा देश जरूर नेगोशिएट करेगा कि जो बेस्ट उपलब्ध है दुनिया में, आज के विश्व में जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो एयर डिफेंस के मामले में शायद हमारी सरकार बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगी और बेस्ट से बेस्ट जो अवेलेबल है उसको लेगी और भी टेक्नोलॉजी लेने का प्रयास करेगी। क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो वो उस समय कई बार आप देख रहे हैं दूसरे देशों ने हमारे को टाइम पर भरोसे में रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास और उस समय उनके स्पेयर हमें नहीं सप्लाई किए गए और हम उस समय एक जगह स्टक हो गए थे। तो जरूर हम, और रशिया के साथ में जैसे अभी सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सारी चीजें वो सहमत हो जाता है। आप बड़ी चीज पे क्यों जाइए? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो AK-203, वो भी रशियन कोलैबोरेशन में हम बना रहे हैं। स्मॉल आर्म्स, आप देखिए, स्मॉल आर्म्स हो, चाहे गन हो, चाहे टैंक हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, हम जब इतनी सारी चीजें रशिया के ऊपर टेस्ट डिपेंडेंट, और आगे भी जो बाकी देशों को हम देख चुका है, कुछ दबाव में हमें लेना पड़ता है कई देशों से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो हमारे
पहले हम हमेशा 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे कि हमें भाई 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ना पड़ सकता है। अब रिसेंटली आप देख रहे हैं पिछले 2 साल में सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। हमारा तीसरा फ्रंट की भी आप देखिए पाकिस्तान किस प्रकार बांग्लादेश में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। 3 फ्रंट तो ओपन फ्रंट हो गए और चौथा फ्रंट हम सब जानते हैं, फोर्थ फ्रंट, कि हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल से कोई समस्या भी हो सकती है। तो इंडिया ने अभी कम से कम 4 फ्रंट पे वार लड़ने के लिए तैयार है। ये होगी एक रक्षा के वो मामले में हमारे जो पुतिन साहब का आने का कितना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए जैसे गौरीशंकर सर ने बताया कितने देशों को 125 देशों में यात्रा में जो को छोड़ के प्रतिबंध होने के बावजूद केवल अपने देश में ही पुतिन साहब पधार रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि एक प्रगाढ़ संबंधों का एक ऐसा नायाब इतिहास की धरोहर और नमूना है जो दुनिया इसका देखती हुई एक भरोसे की बात है। गुप्ता साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम पिछले कुछ सालों में अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव हुआ, लेकिन रूस इससे ना बेचैन हुआ, ना प्रभावित हुआ, ना किसी तरह का धैर्य हुआ। हमेशा संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबली ओपन वो है और उनकी स्ट्रेटेजी जो है उसे शूट करता है अमेरिका के साथ भी चर्चा करना, लेकिन उन्हें भरोसा देखिए कि उनको भरोसा था कि अगर ऐसी कोई बात आएगी तो भारत हमारे साथ खड़ा होगा। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के रूस हमेशा से हमारा पैरोकार रहा है, हमारा समर्थक रहा है। चले करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ में हैं। और सर कैसे देखते हैं आप पुतिन साहब के इस दौरे को? देखिए योगेंद्र जी, आपने भी बताया और मेरे दूसरे साथियों ने भी बताया कि भारत और रशिया और उससे पहले यूएसएसआर के बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते रहे और भारत के हर संकट के समय, अभी तक कोई संकट आया है तो 71 में बहुत बड़ा संकट था भारत की कूटनीति और विदेश नीति के लिए, उस समय यूएसएसआर साथ खड़ा हुआ। 98 में बहुत बड़ा संकट था जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने, सैंक्शंस लग रहे थे भारत में, उस समय भी रशिया ने साथ दिया। तो रशिया निरंतर रूप से साथ रहा है। बीच में हमने ये सोचा कि किसी एक पे डिपेंडेंस होना हमारा ठीक नहीं है, रशिया पे पूरी तरह डिपेंडेंस है हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसलिए हमें डाइवर्ट करना चाहिए। हम अमेरिका की तरफ गए। अमेरिका के साथ हमने इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात भी की, लेकिन अमेरिका जिस तरह का रिश्ता चाहता था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना नहीं चाहता था। तो हमने एक विकल्प के रूप में तीसरा विकल्प देखा, यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इनके नजदीक भी जाने की कोशिश की। अब हम वापस रशिया की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होने लगा है हमारा। इस समय जो स्थिति बनी वो एक अलग कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई और उस दौरान जब हम रशिया से थोड़ा सा दूसरी तरफ टिल्ट हो रहे थे तो रशिया चीन के बहुत नजदीक गया और रशिया ने कहा कि चीन के साथ हमारी नो लिमिट फ्रेंडशिप है, नो लिमिट पार्टनरशिप है। फिर भी रशिया ने भारत के साथ एक प्रिविलेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप रही। अब रशिया ये कह रहा है कि जो चाइना के साथ हमारी नो लिमिट पार्टनरशिप है या फ्रेंडशिप है, वो ही हम इंडिया के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप रखेंगे। ये रशिया की जरूरत भी हो सकती है, भारत की भी जरूरत है। अब पुतिन इस समय आ रहे हैं तो बहुत होमवर्क हुआ है दोनों साइड में। अब क्या क्या हो सकता है, एक तो द्विपक्षीय कुछ समझौते हो सकते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो भारत का मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो पॉलिसी है, उसको मजबूत करने के लिए को प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन हो सकता है, बहुत सी डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी और दूसरे का भी। दूसरा यह है कि रशिया को इस समय लेबर की बहुत जरूरत है और अमेरिका और यूरोपियन देश थोड़े से, अमेरिका तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है लेकिन दूसरे विकासशील विकसित देश हैं वो भी इमिग्रेशन को लेके थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं। तो रशिया को जरूरत है, तो रशिया निश्चित रूप से भारत का जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरह की लेबर फोर्स लेना चाहेगा। उस पर कितनी बात होती है, कितनी आगे बढ़ती है, अभी कह नहीं सकते। तेल को लेके कहा तो ये जा रहा है कि स्किल्ड लेबर करीब 10 लाख लोगों की आवश्यकता रूस को है, जिस पर सहमति बन सकती है। खैर ये बिल्कुल, क्योंकि ये धरातली अभी पिक्चर पूरी तरह से आना बाकी है। चर्चाएं हुई है पहले भी, क्योंकि जब भी इस तरह के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो उससे पहले पूरी एक्सरसाइज दोनों तरफ की टीमें कर लेती हैं। उसी में से कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे काफी कुछ फोकस किया जाएगा। जी प्लीज कंटिन्यू। एक अन्य जो लग रहा है कि जो द्विपक्षीय से हम हटके देखें
तो पुरानी एक मैकेनिज्म थी, चाइना रिक, रशिया इंडिया चाइना रिक नाम की मैकेनिज्म। उस समय बातचीत भी होती थी, मीटिंग भी हुआ करती थी, वो लंबे समय से डिसकंटिन्यू हो गई है। और रशिया ने पिछले 3-4 महीने से ये प्रपोजल को रिवाइव करने की बात कह चुका है, तो उसको लेके बातचीत होगी, कितना आगे बढ़ेंगे। इंडिया उसमें मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा रुचि इसलिए नहीं दिखा रहा है कि रशिया और चाइना के बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि इंडिया को वो आइसोलेट करने की कोशिश करें, या अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की नीति है वो संतुलन बनाने की। जो आपने भी कहा कि जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है वो दोनों को दे रहे हैं, और ये सवाल उठता है कि अगर दोनों को दे रहे हैं और रशिया और अमेरिका के बीच में राइवलरी है, अगर युद्ध होता है तो आपके लिए धर्म संकट हो जाएगा, दोनों को आप कैसे दोगे फैसिलिटी। लेकिन योगेंद्र जी, हमारी जो इतिहास की और राजनीति की समझ है वो बताती है कि सुपर पावर कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं, वो दूसरों को लड़वाते हैं, और दूसरों को लड़वाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं लड़ने वालों की। तो रशिया और अमेरिका के बीच में प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। मैं जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम है। अगर वो होता है तो वो तो देखिए वर्ल्ड वार की स्थिति हो जाएगी, और वर्ल्ड वार की नहीं, उस समय तो पूरा प्लानेट बर्बाद होने की, इतना भी डैमेज हो सकता है। इसलिए वो लॉजिस्टिक वाला धर्म संकट है, वो हमें अपीयरेंस से लगता है कि धर्म संकट इंडिया को आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा धर्म संकट। दूसरा यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि तेल, देखिए अमेरिका से केवल लॉजिस्टिक नहीं किया, अमेरिका से तेल लेना बढ़ा दिया है, गैस लेना बढ़ा दिया है। अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता भारत, लेकिन भारत की अभी जो सबसे बड़ी भारत की जो नीति है वो यह है कि भारत इंटरनल स्ट्रेंथ गेन करना चाहता है, और उसके लिए कोई भी मददगार हो सकता है, उसकी मदद लेना चाहता है, उससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करने को तैयार है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत ज्यादा भूमिका नहीं निभाना चाहता, केवल एक सामान्य बात कहता है। लेकिन दूसरे देश हैं, चाहे अमेरिका हो या और कोई विकसित देश हो, वो इस बात से खुश नहीं है कि इंडिया इंटरनेशनल मामलों में केवल सामान्य बात कहता है कि कूटनीति और संवाद से समस्याएं सुलझाओ, इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि भारत एक्टिव रोल प्ले करे, लेकिन भारत अपनी सामर्थ्य देख के इस समय रोल प्ले नहीं करना चाहता, जो चाइना, रशिया, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं। तो वहां भारत, मैं वापस आता हूं सर, एक बार मैं वापस लौटूंगा सर, एक बार आपके पास में गौरीशंकर गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा सर। एक क्लू दिया अभी करोड़ी सिंह जी ने कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट डिफेंस का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट, वो अमेरिका के साथ में हमारा है और रूस के साथ में हम करने जा रहे हैं। कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या वास्तव में इसे हम किसी हमें कहीं संदेह भी होता है इस पूरे उसमें कि हमें सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, हालांकि हम भी यूजफुल बना सकते हैं उनके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो इसमें कहीं चिंता की बात है भारत के लिए? नहीं, जैसे मेरा मानना यह है कि क्लियरली आएगा कि दोनों को एक साथ हमारे लॉजिस्टिक जो हब्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट हो। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई ओकेजन आएगा, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं नजर आता। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रशिया को जरूरत हो, किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे अमेरिका को जरूरत हो, तो वो दोनों को आपस में टाइम स्केल के हिसाब से ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बोलना चाहूंगा आज की डिबेट में। देखिए, अभी नए जो फ्रंट खुले हैं उनमें एनर्जी कोऑपरेशन रशिया के साथ बढ़ेगा। ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं है। अभी आपने देखा कि रशिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक बहुत छोटा वो बनाया है इलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टम, और उसको वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसको आपको एक जगह रखने की जरूरत नहीं है, इट्स ए पोर्टेबल सिस्टम। तो ये रिएक्टर जो नया बनाया इन्होंने, ये एक इमरजेंसी में आप कहीं भी उसको किसी भी पोर्ट पे लगा के और उसको लोकल एरिया में यूज कर सकते हैं। तो वो एक नया एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है जो शायद हमारे
प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि हम भी साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं, तो एक ये नया मार्ग खुलेगा। दूसरा ये है कि जो इन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में मिनी रिएक्टर लगवाए हैं, वो एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन है। तो उसकी भी हो सकता है कोई ना कोई चर्चा हो, और हमारे यहाँ पे उसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तो हम चाहेंगे कि उस तरह का कोलेबोरेशन स्टार्ट किया जाए। तीसरी चीज ये है कि रशिया में अभी जो यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, उसके अंदर कई नई चीजें, क्योंकि जब युद्ध चलता है तो कई नए हथियारों को टेस्ट किया जाता है, उनकी सामर्थ्य को जांचा जाता है। तो ये कई चीजें वहां पर उन्होंने देखी हैं कि अमेरिकन इक्विपमेंट की क्या वीकनेस है, रशियन इक्विपमेंट की क्या स्ट्रेंथ है। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो भी इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, और उन इक्विपमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मेरे को ऐसा पता लगा है कि ऐसे इक्विपमेंट जो रशिया की स्ट्रेंथ वाले हैं, उनके ऊपर हमारी चर्चा होगी। और रशिया के जो प्रेसिडेंट आएंगे, पर्टिकुलरली S-400 तो आप कह ही रहे हैं, S-500 की बात होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, और हो सकता है Su-57 की बात हो, और भी कुछ सिस्टम है जो हमें पता नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो एक्सपर्ट्स को पता है उनके ऊपर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए 2025-26 के बजट में घोषणा है कि हम परमाणु एनर्जी की ओर आगे बढ़ेंगे, और जैसे आपने भी क्लू दिया, तो भारत चाहता है, रूस चाहता है कि कुडनकलम के अलावा एक और हमें कोई ऐसा बड़ा संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक तो बात हुई है। दूसरा, आज के दिन में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रसिया है भारत को, जो हम जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों में यही एक सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका भी अपनी जो यूं कहूं कि एनर्जी के क्षेत्र में वो भी अपनी ओर से रोल प्ले करना चाहता है, और उसकी वजह यह है कि रसिया को के वहां से फ्यूल जो है वो कम खरीदा जाए। तो यहाँ हमें कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझ करके, देखिए जो भी रणनीतिकार है समझदार तो होंगे, मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा उसमें, लेकिन हमें कहीं सावधान भी रहने की आवश्यकता है कि हमें ये महसूस करना चाहिए हमेशा के लिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका दोनों की नीति ट्रांजैक्शनल रही है। जहां भी उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सब कुछ छोड़ के वहां पहुंच जाएंगे। अगर $100 मिलियन का ऑर्डर हमें चाइना से मिलेगा, तो वो भारत को छोड़ के वहां पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग व्यापारी लोग हैं, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके लिए प्रीडोमिनेंट होता है, फ्रेंडशिप नहीं होती। जबकि रशिया में ये टेंडेंसी नहीं है। वो हमने जब अमेरिका की तरफ भी ऑर्डर पेश किए, तब भी रशिया बिल्कुल हमको हेजिटेशन की भी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि आपकी ऑटोनॉमी है, आप जो नेशनल इंटरेस्ट में करना चाहें करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। कभी भी वो बटन प्रेस करेंगे रिमोट से, और आप बिल्कुल एक लिम्बो के अंदर फंस जाएंगे। तो वो सिचुएशन वो आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स को रोक सकते हैं, दूर से रिमोट कंट्रोल बंद कर सकते हैं, आपको डिजिटल पैरालाइज कर सकते हैं। वो रशिया आपके साथ कभी नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भरोसे और सम्मान की दोस्ती है हमारी ये, और एक दूसरे पर निर्भरता ये काफी महत्व रखती है। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह जी। हमें जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसमें कहीं चिंता भी जाहिर होती है कि हाँ बिल्कुल समय की जरूरत है, हमें करना ही चाहिए, इसमें डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये समय की जरूरत है, और एग्रीमेंट बिल्कुल करना चाहिए बिना किसी देरी के। क्योंकि अभी आप देखिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पिछले 2-3 दिन के स्टेटमेंट, स्पेशली मैं आपको एलन मस्क की बात करूंगा, जो अमेरिका की अभी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जो इंटरव्यू पॉडकास्ट किया है उसमें बताया कि युद्ध निश्चित है, और उन्होंने टाइम लाइन दी कि 5 से 10 साल में युद्ध निश्चित है। तो कौन सा युद्ध होगा, कहां होगा, वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा लोगों में चल रही है कि आपस में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और युद्ध की स्थिति बने रहने के लिए ये नहीं कि हमारे साथ ही कोई युद्ध होगा, जरूरी नहीं है। यदि युद्ध की स्थिति और ज्यादा युद्ध यदि होते हैं, तो उस समय हमारे की जो रक्षा की हमारी स्थिति है उसको बहुत मजबूत करना अति आवश्यक है। सबसे पहले जब रक्षा ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी,
फिर दूसरी सुरक्षाओं की हम बाद में बात करेंगे। तो अगली जैसे सुरक्षा है जो एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे गौरीशंकर सर ने बताया, सबसे अगली इंपॉर्टेंट वो है एनर्जी सिक्योरिटी भी, क्योंकि हमारा 80% से लगभग हम क्रूड या एनर्जी हमारी इंपोर्ट होती है। तो उसके लिए भी वही बात आ रही है जो आपने अभी पूछा और गौरीशंकर सर ने बताया कि भाई अमेरिका से भी हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग 10% क्रूड हमारा वहां से आना शुरू हो गया है। तो उसका भी एक मुख्य कारण ये है कि किसी एक देश पे निर्भर नहीं रह के हम मल्टीपल ऑप्शंस रखें जारी, ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। तो युद्ध की स्थिति के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और रशिया हमारा पहले भी बात कर चुके हैं, जो यूएसएसआर से लेकर टाइम टेस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है, हमारा सहयोगी रहा है। जो चाइना की बात अभी जो सर कर रहे थे, बिल्कुल सही है, चाइना उसका बहुत ही क्लोज एक एलाई है, क्लोज वो है। बट उससे मैं जो समझता हूँ, चाइना और रशिया की अच्छी फ्रेंडशिप होने से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन की नौबत आती है, यदि ऐसी स्थिति आती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो जरूर रशिया को उसमें प्रभाव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमारी जो इक्विपमेंट है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए, 4 दिन में हमें हर चीज का पता लग गया कि कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी खूबियां, और हमें आगे क्या प्लानिंग करें, जिसमें आप देख रहे हैं जोर शोर से तैयारियां चल रही है। बहुत ज्यादा तीव्र गति से हमारी सरकार इस पर ऑलरेडी काम कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि हमने कहाँ हमारी कमियां रही है या खूबियां रही है, और उसको कैसे हमने अपग्रेड करना है। बिल्कुल। चले, समय की कमी है, मैं करोड़ी सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर मैं 1 मिनट में चाहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। इस दौरे के अगर फाइनल रिजल्ट की ओर देखें तो कुछ आशंकाओं से भी देखा जा सकता है इसे, या फिर जैसे मेरा सवाल सभी से रहा है कि आप बिल्कुल हमें आंख मूंद के यकीन करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती ऐसा ही है। देखिए योगेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे आंख मूंद के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, रशिया का भी इंटरेस्ट है, लेकिन इस समय भारत और रशिया के हित हैं, उनका पूरी तरह से कन्वर्जेंस हो सकता है। अमेरिका नाराज भारत पे इसलिए नहीं होगा कि रशिया से डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। अमेरिका शायद इसलिए नाराज होगा कि जो व्यापार है, हो सकता है कि भारत फ्री ट्रेड की तरफ जाए रशिया के साथ, और जो पेमेंट की प्रोसेस है, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जरूरी अभी है डॉलर को बचाना, क्योंकि डिफेंस में अमेरिका से भारत का कोई युद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होता है। तो यूपीआई को लेके पेमेंट की बात होगी, और किस तरह से पेमेंट किया जाए इस प्रोसेस पे बात होगी। तो अमेरिका का अभी जो फोकस है वो युद्ध पे नहीं होके व्यापार पे है। और देखिए हथियारों का जहां तक सवाल है योगेंद्र जी, हमने युद्ध लड़ने के लिए हथियार बनाए, और अब हथियारों को बेचने के लिए युद्ध को बनाए रखना जरूरी है। तो जो हथियार बनाते हैं वो युद्ध को किसी न किसी रूप में बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया की पॉलिसी है सर, दुनिया की पॉलिसी, और खासकर विकसित राष्ट्रों का तो सबसे बड़ा एक शगुफा और ये एजेंडा रहा भी है कि हलचल रहनी चाहिए, तनाव रहना चाहिए। नहीं तो आज भी दुनिया में सबसे बड़ी अगर हम बात करें रेवेन्यू शेयर्स की और ये व्यापार की, तो वेपन जो सप्लायर्स हैं उनके अपना एक नेटवर्क है, उनका अपना एक नेक्सस है। वो दुनिया में दोस्ती करते हैं, चाहे आपस में दोस्ती और दुश्मनी के रूप में लड़ रहे हो लोग, लेकिन उनका सारा अपना एक नेटवर्क चलता है, कौन किसको कैसे सप्लाई करेगा, वो पूरा एकदम से फोकस रखते हैं। खैर चलिए, बहुत सारी डील्स पे भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं, और काफी व्यापक और महत्वपूर्ण इस दौरे को न केवल भारत और रशिया देख रहे हैं, दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जी।